Assalamu alaikum. My name is Dr. Asif Hanif and welcome to my classroom. Today we are going to discuss approach towards anemia and iron deficiency anemia. According to the definition of anemia, anemia is defined as hemoglobin less than 13.6 gram per deciliter in males and 12 gram per deciliter in females. And if the hematocrit, that should be less than 40%. That is called anemia. For example, if a patient of anemia that comes to you, that will be investigated according to the history and examination, and some of the investigations are being required. बहुत सारी किस्में हैं अनीमिया की. एक माइक्रोसिटिक अनीमिया होते हैं, एक मैक्रोसिटिक होते हैं, एक नॉर्मोसिटिक अनीमिया होते हैं. कुछ हीमोलिटिक अनीमियाज होते हैं, कुछ स्टेम सेल्स की वजह से अनीमिया में पेशेंट चले जाते हैं, कोई बोन मैरो की इन्फिल्ट्रेशन की वजह से हो जाते हैं, जैसे प्लास्टिक अनीमियाज, दैट में बी द पॉसिबिलिटी. सो अप्रोच टुवर्ड्स अनीमिया of different doctors will be of different ways. One of approach is if the anemia is being present, then we are going to see the first thing which is MCV. अगर MCV देखें तो उसमें अगर रिड्यूस है तो वो माइक्रोसिटिक अनीमिया होते हैं, और अगर इंक्रीज़ कर गया है तो वो मैक्रोसिटिक अनीमिया होते हैं, और अगर वो नॉर्मल है तो नॉर्मोसिटिक अनीमिया हो सकते हैं. जो अनीमियाज़ हैं अगर हम उनको देखें तो अनीमिया या तो आरबीसी प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है या ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है. वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें से प्रोडक्शन जो है वो कम हो सकती है? इसमें आप 4-5 चीज़ें याद रखें. एक तो स्टेम सेल, दूसरी बोन मैरो, तीसरा डीएनए, चौथा हीमोग्लोबिन इटसेल्फ, और पांचवा इम्यून सिस्टम. मिसाल के तौर पर अगर स्टेम सेल की इन्वॉल्वमेंट है तो स्टेम सेल्स में ल्यूकीमियाज और एप्लास्टिक अनीमियाज जो हैं दे आर द स्टेम सेल प्रॉब्लम्स. उसके बाद अगर आप डीएनए को देखें तो B12 डेफिशिएंसी और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी दे आर डीएनए प्रॉब्लम्स. अगर आप हीमोग्लोबिन देखें तो हीमोग्लोबिन में आप मेम्ब्रेन में लिप्टोसाइटोसिस, एरिथ्रोसाइटोसिस, स्फीरोसाइटोसिस वगैरह जो है, स्फीरोसाइटोसिस और लिप्टोसाइटोसिस दे आर गोइंग टू द प्रॉब्लम्स. और अगर आप बोन मैरो देखें तो बोन मैरो में प्लास्टिक अनीमिया, ल्यूकीमियाज, इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस विच आर गोइंग टू इन्वॉल्व द बोन मैरो, दैट में रिजल्ट्स इन अनीमिया. और उसके बाद इम्यून सिस्टम देखें अगर आप तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जो कि बहुत सारे अनीमिया पैदा कर सकते हैं. तो अगर आप देखें कि डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है तो डिस्ट्रक्शन जो है वो दो तरह की होती है. एक तो इंट्रावेस्कुलर डिस्ट्रक्शन, दूसरा एक्स्ट्रावेस्कुलर डिस्ट्रक्शन. अगर इंट्रावेस्कुलर डिस्ट्रक्शन देखें तो उसमें ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो सकती है, जैसे ये देखें जो हीमोग्लोबिन का सेल वॉल है उसकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है. मिसाल के तौर पर स्फीरोसाइटोसिस अगर है तो वो इंट्रावेस्कुलर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी. लिप्टोसाइटोसिस की इंट्रावेस्कुलर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी. इसके बाद कुछ एंजाइम है जिसमें G6PD डेफिशिएंसी है, पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी है, और फिर कुछ जैसे सिकल सेल अनीमिया हो गया और अनस्टेबल हीमोग्लोबिन. ये अगर हैं तो ये इंट्रावेस्कुलर डिस्ट्रक्शन के साथ ये प्रेजेंट करती हैं, जिसमें हीमोसिडरन इंक्रीज़ कर जाती है, LDH बढ़ जाता है, और कोका कोला कलर का यूरिन जो है वो आना शुरू हो जाता है इंट्रावेस्कुलर डिस्ट्रक्शन में. तो ये जो डिस्ट्रक्शन है दिस इज़ इंट्रिंसिक हीमोग्लोबिन कॉजेज़ की वजह से जो डिस्ट्रक्शन होती है ना, डिस्ट्रक्शन होती है उसकी वजह से ये इंट्रावेस्कुलर डिस्ट्रक्शन होती है. जो मैंने कॉजेज़ अभी बताई हैं आपको, ये है इंट्रिंसिक हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर ये इंट्रावेस्कुलर डिस्ट्रक्शन होते हैं. कुछ ऐसी कॉजेज़ हैं जो कि हीमोग्लोबिन के साथ किसी का कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन इंट्रावेस्कुलर डिस्ट्रक्शन हो सकती है. वो कौन सी है? वार्म एंटीबॉडी ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़, हीमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम, माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमियाज, वेल्वुलर डिसऑर्डर्स लाइक अगर आपने कोई इम्प्लांट किया हुए हैं, कोई प्रोस्थेटिक वेल्व्स अगर आपने लगाए हुए हैं उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो सकती है. पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन की वजह से हो सकती है. और ये जो कुछ इन्फेक्शंस हैं, कोलेस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस और मलेरिया की तरह की जो इन्फेक्शंस हैं वो कर सकती हैं, और हाइपरस्प्लेनिज्म की वजह से भी इंट्रावेस्कुलर डिस्ट्रक्शंस हो सकती हैं. This is how you can broadly classify anemia, as if the production of the
RBC, if there is a problem, then there is more destruction of the RBC, that is going to be a problem. उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन एनीमिया की है जिसमें MCV कम हो जाए या नॉर्मल हो या MCV बढ़ जाए। अगर MCV कम हो जाता है ना तो उसमें 4 ही कॉजेज़ आप याद रखें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलासीमिया, सिडोप्लास्टिक एनीमिया और इसके अलावा होता है ये लेड टॉक्सिसिटी और एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ भी इसमें आ सकते हैं। अगर फर्स्ट करें MCV बढ़ जाता है तो ये 2 तरह का है, वन इज़ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, अदर वन इज़ नॉन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में B12 डेफिशिएंसी और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, और नॉन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में जो होती है वो होती है इंक्रीज रेटिकुलोसाइटोसिस की वजह से हो सकता है, ये मिक्सिडीमा में हो सकता है, इसके अलावा ये माइलोडिस्प्लेजियाज में हो सकता है, और इसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया में भी हो सकता है, और ये रेटिकुलोसाइटोसिस की वजह से भी हो सकता है, और लिवर डिसऑर्डर्स में भी हो सकता है। तो 5 कॉजेज़ जो इसकी हैं, दीज आर एप्लास्टिक एनीमिया, माइलोडिस्प्लेजिया, इसके अलावा लिवर डिसऑर्डर्स में रेटिकुलोसाइटोसिस एंड मिक्सिडीमा। तो ये 5 डिसऑर्डर्स हैं। उसके बाद अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ बेशुमार वजूहात की वजह से हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखें, जो भी अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ की डिसऑर्डर्स की जो कॉजेज़ हैं वो एक तरफ, लेकिन अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ ऑफ द किडनी ओरिजिन दैट इज़ ऑफ डिफरेंट काइंड। सारी अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ एक ही तरह की होती हैं, लेकिन अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और उसकी मैनेजमेंट भी अ बिट डिफरेंट होती है। तो ये दूसरी क्लासिफिकेशन है अनीमिया की। नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ अनीमिया विच इज़ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आपको पता है कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया आयरन की कमी की वजह से होती है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया अगर देखा जाए तो एक जो अमेरिकन मैन है उसका जो डाइट में आयरन की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 10 to 15 मिलीग्राम ऑफ डेली आयरन, जिसका 10% जो है वो रोज़ाना एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आप बैलेंस देखें तो 1 मिलीग्राम पर डे यूटिलाइजेशन है और 1 मिलीग्राम पर डे एक्सक्रीशन है। जब ये बैलेंस आउट होगा, यानी कि अगर तो डिमांड ज़्यादा हो गई है लेकिन सप्लाई ज़्यादा नहीं है, तो अनीमियाज डेवलप जो है ना वो हो सकते हैं। तो जो पाकिस्तान में आयरन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी इतनी ही है, लेकिन सप्लाई जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया इन पाकिस्तान इज़ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। इसमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कैसे होता है कि आयरन जो है जब आप खाते हैं तो ये इंटेस्टाइनल लुमेन में चला जाता है, जहाँ पे ड्यूडिनम जैजुनम में जाता है, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है आयरन की। एब्जॉर्प्शन करने के लिए एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्टिन। ये एक प्रोटीन है जो कि एब्डोमिनल आयरन, जो इंटेस्टाइनल आयरन होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करती है टू अनदर प्रोटीन दैट इज़ कॉल्ड एपोट्रांसफेरिन। एपोट्रांसफेरिन इज़ एक्चुअली अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। Epotransferrin that is present in the macrophages, which is going to transport the iron from the by after taking it from ferroportin, then it will transport from the in the macrophages to the bone marrow stem cell। यानी कि आसान लफ्ज़ों में ये कि फेरोपोर्टिन एब्जॉर्ब करता है आयरन को, ये हैंड ओवर करता है ट्रांसपोर्टिन को, तो ये ट्रांसपोर्टिन जो है ये फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर देती है टू द स्टेम सेल ऑफ द बोन मैरो, और फिर बोन मैरो में जब सफिशेंट अमाउंट ऑफ आयरन जो है वो मेंटेन हो जाता है तो फिर ये हेप्सिडिन की एक्टिवेशन हो जाती है, हेप्सिडिन इंक्रीज़ कर जाता है, तो हेप्सिडिन फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की वजह से फेरोपोर्टिन को इनहिबिट करता है कि वो आयरन मज़ीद एब्जॉर्ब ना करे ताकि एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके। तो मैं फिर समराइज़ करता हूँ, फेरोपोर्टिन एब्जॉर्ब करता है, एपोफेरेटिन को देता है, एपोफेरेटिन जो है वो फिर इसको लेकर जाती है इनटू द स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो, और स्टेम सेल्स में ये एक्यूमुलेट होता है और फिर हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन होती है, और वहाँ पर जो ये मौजूद है हेप्सिडिन वो इसको नेगेटिव फीडबैक से इसको इनहिबिट कर देता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? menstrual blood loss, that is the most important in human being। जो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है वो 50 मिलीलीटर है, लेकिन 4 to 5 टाइम्स ये जो है लॉस इंक्रीज़ भी कर सकता है। तो इसमें अगर आप 4 to 5 मिलीग्राम पर डे आयरन सप्लीमेंटेशन नहीं दे रहे तो इससे आपका जो हीमोग्लोबिन है वो
ड्रॉप करना शुरू हो सकता है। दूसरी कॉज प्रेगनेंसी है, फिर लैक्टेशन है। इसमें रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, 2 to 4 मिलीग्राम पर डे तक आपको आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में अगर ये प्रोवाइड नहीं की जाती तो फिर भी आप आयरन डेफिशिएंट हो जाते हैं और अनीमिया डेवलप हो सकता है, विच इज़ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन रिड्यूस हो सकती है। बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, जैसे माल एब्जॉर्प्शंस होती हैं, सीलियक डिजीज़ होती है, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस होता है, डायरियल डिसऑर्डर्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, आईबीडी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज़, बेशुमार डिसऑर्डर्स हैं जो इसमें माल एब्जॉर्प्शन होती है। आप लेते तो हैं आयरन लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है ना वो टेक प्लेस कर सकते हैं। बहुत सारे दूसरे डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे ब्लड लॉस होता है, जैसे जीआई ब्लड लॉसेज, दे आर वेरी कॉमन, जैसे हीमाटेमेसिस के डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हेमरॉइड्स हैं। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें ब्लड लॉस फ्रॉम द जीआई ट्रैक होना शुरू हो जाता है। और कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिसमें मेनोरेजिया होता है, जिसमें लॉस ऑफ ब्लड दैट इज़ गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड भी हो सकता है मेनोरेजिया की शक्ल में। ये जीआई ब्लड लॉसेस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। उसके बाद अगर आप रिपीटेडली ब्लड डोनेशन करते हैं तो उसकी वजह से भी आप, चूँकि ये भी ब्लड लॉस की एक शक्ल है, तो आप रिपीटेड ब्लड डोनेशन की वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जा सकते हैं। और इसके अलावा ये हो सकता है कि हीमोग्लोबिन यूरिया, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी, जिसमें पेरोक्सिडल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, दैट इज़ वन कंडीशन विच इज़ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, स्टेम सेल डिसऑर्डर है, जिसमें आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी डेवलप हो सकता है। और कुछ पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन की वजह से हो सकता है, जैसे पल्मोनरी हीमोसिड्रोसिस, यानी कि आयरन सिक्वेस्ट्रेट करके पल्मोनरी वेसल्स के ज़रिए इनटू द पल्मोनरी इंटरस्टिशियम डिपॉजिट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी हीमोसिड्रोसिस। ये इसकी वजह से सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ द आयरन हो जाती है। जैसे कि आपको पता है, या तो आयरन ये हीमोग्लोबिन का सर्वाइवल कम हो जाए या सिक्वेस्टर कर जाए, उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं और एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ भी हो सकता है, और ये कंबाइन भी हो सकती हैं। कुछ कॉजेज़ ऐसी होती हैं जो कि पता ही नहीं चलती, आयरन डेफिशिएंसी होती है लेकिन किस वजह से हो रही है वो हमें पता नहीं चलती, दैट इज़ कॉल्ड इडियोपैथिक डिसऑर्डर्स। कुछ ऐसी होती हैं जो कि प्योर आयरन डेफिशिएंसी होती हैं। एक कंडीशन ऐसी है जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टिवनेस, रिफ्रैक्टरी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। रिफ्रैक्टिवनेस इसे कहते हैं जब आप जिसमें आप 100 मिलीग्राम पर डे आयरन रिप्लेस तो करते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन 1 ग्राम पर डेसीलीटर तक इंक्रीज नहीं करता विद इन अ पीरियड ऑफ 4 to 6 वीक्स, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिवनेस। ठीक है, एक इसी तरह की कंडीशन है जिसे कहते हैं आयरन रिफ्रैक्टरी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये कंजेनिटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर एक म्यूटेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमेम्ब्रेन सेरीन प्रोटीएज 6 जीन म्यूटेशन। मैं रिपीट करता हूँ, ट्रांसमेम्ब्रेन सेरीन प्रोटीएज 6 जीन म्यूटेशन, जिसकी वजह से आयरन रिफ्रैक्टरी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो डेवलप हो जाता है। आप जितना मर्जी आयरन दे दें लेकिन होगा तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लेकिन आयरन रिप्लेसमेंट जो है वो टेक प्लेस नहीं करती। इसको जज करने का तरीका ये होता है कि इसमें हेप्सिडिन लेवल बढ़ जाते हैं और फेरेटिन और आयरन फेरेटिन लेवल भी बढ़ जाते हैं, और लेकिन आयरन डेफिशिएंसी जो है वो बरकरार रहती है। नाउ व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? बहुत ईजी हैं, और सारे के सारे एनीमियाज़ के जो है ना साइंस एंड सिम्टम्स यही होंगे जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को है। सारे जब भी पेशेंट एनीमिक होगा उसमें देयर विल बी palpitations, headache, tachycardia, and there will be smooth tongue, glazed smooth tongue will be present, chillosis, koilonychia will be present, spoon shaped nail जिसे कहते हैं, and there may be aches and pains. There's pain may be present in the calf muscles, they are very very common. जैसे ख़वातीन या मर्द हज़रात आते हैं कि कंधों में शदीद दर्द होती है, आँखों के जब खड़े होते हैं तो आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है, तारे नज़र आने शुरू हो जाते हैं आँखों के आगे, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, बीपी बाज का ड्रॉप कर जाता है। ये सिंक भी बड़ी जल्दी इन लोगों में डेवलप हो जाती है क्योंकि हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन बड़ी कम हो जाती है, और एक्स एंड पेन्स रहती हैं। पाइका रहता है, पाइका इज़ लाइकलीनेस ऑफ अ स्पेसिफिक फूड लाइक आइसक्रीम और चिप्स वगैरह खाने में बहुत जो उनसे ना वो दिल करता है। एक सिंड्रोम भी इसमें है, दैट इज कॉल्ड प्लमर-विल्सन सिंड्रोम, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अलोंग विद डिस्फेजिया डेवलप होता है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द इसोफेजियल वेब्स। तो दीज आर द सिम्टम्स। उसके बाद
एक कंडीशन लैब फाइंडिंग्स में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के क्या फीचर्स होते हैं. इन अ वेरी समराइज फॉर्म वी आर गोइंग टू टेल यू दैट इफ द हीमोग्लोबिन इज लो देयर विल बी एमसीवी दैट विल बी रिड्यूस्ड. फेरेटिन विल बी रिड्यूस्ड. फेरेटिन बाय द वे इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द आयरन. फेरेटिन भी रिड्यूस कर जाएगी. टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, यानी कि आयरन जब रिड्यूस होगा तो बाइंडिंग कैपेसिटी को क्या होगा, वो इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि आयरन की कमी हुई तो कैपेसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी. उसके बाद ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन भी जो है वो रिड्यूस कर जाएगी और हेप्सिडिन लेवल्स भी रिड्यूस कर जाएंगे. तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में फेरेटिन लेवल जो है टिपिकली 12 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक रिड्यूस कर जाते हैं, विच आर वेरी हाईली रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी. और ये इसलिए 12 नैनोग्राम पर डेसीलीटर का पॉइंट रखा गया है क्योंकि ये मेंस्ट्रुएटिंग वेमेन का जो हिस्सा है उसमें भी आयरन डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से लोअर लिमिट जो है 12 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है और इसकी जो अपर लिमिट है वो 30 नैनोग्राम पर 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर इसकी अपर लिमिट है, क्योंकि 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर अगर फेरेटिन लेवल है और उसके साथ अनीमिया भी है, इट इज़ अ वेरी वेरी हाईली डायग्नोस्टिक टूल ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. मैं रिपीट करता हूँ कि अगर कोई पेशेंट 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक फेरेटिन उसकी ड्रॉप कर गई है और उसके साथ उसको अनीमिया भी है, इट इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट द डायग्नोसिस ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया दैट शुड बी मेड. इसके अलावा हाइपोक्रोमिया और माइक्रोसाइटोसिस विल बी प्रेजेंट और बिजार शेप पेरिफेरल ब्लड फिल्म नज़र आएगी आपको, जिसमें पेंसिल सेल्स होंगे, जिसमें पोइकिलोसाइट्स हो गए, एन आइसोसाइट दैट विल बी प्रेजेंट एंड टारगेट सेल विल बी प्रेजेंट, सीवियरली हाइपोक्रोमिक हो गए, सिगार शेप्ड RBCs, यानी कि एवरी काइंड ऑफ शेप ऑफ द RBC विल बी प्रेजेंट इन द पेरिफेरल ब्लड फिल्म ऑफ द पेशेंट. इसके अलावा आपने देखा होगा कि बाज़ का जो पेशेंट एनीमिक होते हैं ना, उनमें प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है. वो इसलिए इंक्रीज़ कर जाता है, वो कंपनसेटरी इंक्रीज़ होता है, तो इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट. तो जब भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो तो उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में 4 चीज़ें आती हैं. वन इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें आपको पता है कि MCV रिड्यूस, फेरेटिन रिड्यूस, TIBC इंक्रीज, ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन डिक्रीज और हेप्सिडिन लेवल विल बी रिड्यूस्ड. उसके बाद थैलासीमिया आते हैं. थैलासीमिया में भी MCV रिड्यूस भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन थैलासीमिया जो है बाकी सारी चीज़ें तो एक तरफ होती हैं, लेकिन थैलासीमिया का डायग्नोसिस के लिए आपको हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस की ज़रूरत होती है. MCV जो है आउट ऑफ द प्रोपोर्शन डिक्रीज़ कर जाता है इन अ पेशेंट विद थैलासीमिया, और हेमाटोक्राइट बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाता है एज फार एज अनीमिया और द सिम्टम ऑफ द पेशेंट इज़ कंसर्न. तो फिर सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया होता है जो कि लैक टॉक्सिसिटी की वजह से सिड्रोब्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ भी हो सकती है, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ भी आती है, जिसमें MCV कम भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है. तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है और अप्रोच जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इनकी डिफरेंट अनीमियाज़ को हम सेपरेटली पहले पढ़ेंगे. उसके बाद फिर हम जब सारे अनीमियाज़ को पढ़ लेंगे उसके बाद एक लेक्चर cumulatively how you will diagnose a specific kind of anemia in a single patient. We will deliver a lecture on that as well. Now what is the treatment? Treatment is very simple. Replacement of iron is the treatment. Ferrous sulfate 325 milligram once a day or on alternate days, that is going to be the best strategy, because repeated doses of 325 milligram of the iron on a daily basis, that will be a bad idea, because the compliance of the patient that goes down, because you won't be able to take it. It is not edible by some of the patient because tolerability, that is going to be a problem in them. आयरन सप्लाई जब की जाती है तो हेमाटोक्राइट 3 वीक्स के अंदर अंदर हाफ वे नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए और 2 महीने तक बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए. और अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब है कि आप अनीमिया जोन सा है वो रिस्पॉन्स नहीं कर, यानी कि अगर आयरन सप्लाई आपने की है तो हेमाटोक्राइट जो है वो 3 हफ्ते के अंदर हाफ वे नॉर्मलाइज होना चाहिए. और अगर नहीं होता तो इसका मतलब है कि अनीमिया की ट्रीटमेंट या कंप्लाइंस या कोई एब्जॉर्प्शन वगैरह में मसला है और इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा. तो अगर 2 महीने के अंदर अंदर हेमाटोक्राइट पूरी की पूरी तरह नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए व्हेन यू गिव फेरस सल्फेट 325 मिलीग्राम पर डे. और अगर जब 2 महीने के बाद हेमाटोक्राइट नॉर्मलाइज हो जाएगा तो फिर उसके बाद तकरीबन 4 महीने तक आपने ये आयरन रिप्लेसमेंट करते रहना है.
अगर फ़र्ज़ करें कि एक पेशेंट जो है वो एक क्लोरहाइड्रिक है, यानी कि उसमें आपको पता है स्टमक में HCl होता है, तो HCl अगर उसमें बिल्कुल भी मौजूद नहीं है तो इसमें आयरन रिप्लेसमेंट करने के बावजूद भी आपका आयरन डेफिशिएंसी नॉर्मलाइज नहीं होगा। इसलिए सम ऑफ द पीपल दे एडवाइज एस्कॉर्बिक एसिड अलोंग विद द आयरन सप्लीमेंटेशन so that the acidic condition in the stomach that should be maintained and the iron deficiency anemia that should be resolved. उसके बाद पेरेंट्रल आयरन होता है। पेरेंट्रल आयरन आप दो शक्ल में दे सकते हैं, एक हाई मोलिकुलर वेट आयरन डेक्सट्रेन और एक लो मोलिकुलर वेट आयरन डेक्सट्रेन। हाई मोलिकुलर वेट आयरन डेक्सट्रेन जो है वो आप ज़रा अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक तो कंप्लायंस अच्छी नहीं है, दूसरा इसमें रिएक्शंस के चांसेस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं और इसको लंबे अरसे के लिए दिया जाता है क्योंकि बड़ा स्लोली दिया जाता है। लेकिन लो मोलिकुलर वेट आयरन डेक्सट्रेन दे आर गोइंग टू बी वेरी एडिबल, 1 घंटे 20 मिनट 1 घंटे के अंदर जो है वो इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है। 1 to 1.5 ग्राम इज़ द डोज ऑफ द आयरन डेक्सट्रेन लो मोलिकुलर वेट IV in an infusion form and that will be enough। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक डायलिसिस के पेशेंट जो होते हैं उनमें जब आप डायलिसिस करते हैं तो उसमें 5 से 7 मिलीग्राम आयरन लॉस हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 5 से 7 मिलीग्राम आयरन लॉस हो जाता है। तो अगर 5 से 7 मिलीग्राम अगर एक हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस हो रहा है वो तो बड़ा आयरन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि ट्राईफेरिक एक दवाई आती है, दैट इज़ फेरिक पायरोफॉस्फेट सिट्रेट, फेरिक पायरोफॉस्फेट सिट्रेट विच इज़ कम विद द नेम ऑफ ट्राईफेरिक, which is going to give a sufficient amount of iron to the patient who are on dialysis। तो एवरी डायलिसिस ये ट्राईफेरिक इन्फ्यूजन जो है वो दे दी जाती है, जिसकी वजह से वो 5 से 7 मिलीग्राम जो आयरन लॉस होता है वो सफिशेंटली रिप्लेस हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। थैंक यू वेरी मच।